नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो बच्चे तो इग्नोर करते ही करते हैं, साथ ही साथ टीचर्स भी एक्सप्लेन करना अवॉइड करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। लेकिन ऑन डिमांड आज ये एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही सरल भाषा में आपको आसानी से समझ में आएगा, विच इज वेज कंस्ट्रेंट्स। इसको वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। जब दो वेज एक साथ मूव करते हैं तो उनके एक्सिलरेशंस में, उनकी वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होता है, ये हम पढ़ेंगे। ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का टॉपिक है, 11th क्लास का, नीट जेई स्कूल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन डिमांड टॉपिक है, आगे भी आप ऐसे टॉपिक्स के लिए डिमांड कर सकते हैं किसी भी एक लेक्चर पे कमेंट करके, एंड आई ट्राई कि आपको एक सिंपल सा लेक्चर बनाकर दूं उस पे। हमें पता क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्विंग मूवेबल वेजेस, वेज बोल दीजिए, ब्लॉक्स बोल दीजिए, इंक्लाइंड प्लेन्स बोल दीजिए। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशन, किस कंडीशन से दो मोशन आपस में रिलेटेड है, दिस इज नोन एज कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वेज कंस्ट्रेंट्स में आपको करना क्या है, आगे क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आएंगी, थ्योरी से तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना केवल ये है, जहां पे भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका रिलेटिव एक्सिलरेशन जीरो करना है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सिलरेशन जीरो करना है, जरूरत पड़े तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करनी है, और जरूरत पड़े तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है। जहां पर भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सरफेसेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आपको एक्सिलरेशन, रिलेटिव एक्सिलरेशन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो और रिलेटिव पोजीशन जीरो करनी है। इसका मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बराबर होंगे, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। सो ध्यान रखिएगा, जो भी दो वेज या ब्लॉक है उनकी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज इक्वल कीजिए, एक्सिलरेशंस इक्वल कीजिए। दैट मींस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करना है, रिलेटिव एक्सिलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो करना है। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली आपको ये बात समझ में आएगी। एग्जांपल 1, लेट अस स्टडी द रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशन ऑफ टू वेजेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। आप देखिए यहाँ पे आपको दो वेजेस दिख रहे होंगे, एक वेज ये रहा कैपिटल एम, जो केवल ऊपर नीचे मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है इसका, क्योंकि इसका एक फेस दीवार के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर नीचे जा सकता है। एंड दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आई होप आपको ये दोनों मोशन दिख रहे होंगे कि स्मॉल एम ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं और कैपिटल एम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दैट मींस अगर आप, और आपको इन दोनों के एक्सिलरेशंस में रिलेशन निकालना है, इसी को वेज कंस्ट्रेंट कहा गया है। आपको इनके एक्सिलरेशंस में रिलेशन निकालना है। तो देखिए आप A2 अगर हम कैपिटल एम का एक्सिलरेशन माने, अगर कैपिटल एम नीचे आएगा तो स्मॉल एम लेफ्ट में जाएगा फॉर श्योर, और अगर स्मॉल एम राइट में जाएगा तो कैपिटल एम ऊपर आएगा। मतलब ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है ही एक्सेलरेशन, साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब स्मॉल एम लेफ्ट में जाएगा तो कैपिटल एम नीचे आ रहा होगा, और स्मॉल एम राइट में जाएगा तो कैपिटल एम ऊपर जा रहा होगा। ये इन दोनों के एक्सेलरेशंस की डायरेक्शन है अभी हमारे पास। A2 इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, जो वॉल के साथ वर्टिकली मूव कर सकता है, और A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, जो ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। नाउ इन केस कांटेक्ट सरफेस ये रही, अभी हमने पिछली स्लाइड में यही देखा था, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करना है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का लेकिन एंगल तो पता हो आपको, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो कांटेक्ट सरफेस है ये वाली, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर कांटेक्ट सरफेस आप यहां पर बना देते हैं तो ये एंगल 30 डिग्री लिखा जाएगा, और आपको कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करना है। तो आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये एंगल आएगा 60 डिग्री फॉर श्योर। एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस A1 अलोंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन? A1 का कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, आपको पता है ये कंपोनेंट कैसे लेते हैं, दैट विल बी A1 cos 60। एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ this A2 along perpendicular direction? That will be A2, क्योंकि this angle is 60 so this angle is again 30, A2 cos 30। और क्योंकि हमें perpendicular direction में relative acceleration जीरो करना है, so you will write A1 cos 60 is equal to A2 cos 30। That means A1 into 1 by 2 equal to A2 into रूट 3 by 2, A1 equal to A2 रूट 3, and that's it, done। आपको एक्सिलरेशंस फाइंड नहीं करने हैं, क्योंकि उतना आपको यहाँ पर डेटा दिया भी नहीं है और पूछा भी नहीं है आपसे, आपको केवल इनमें रिलेशन पता करना है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके, जो सॉल्यूशन यहां स्लाइड में दिया हुआ है आप इसको देखेंगे, तो यू विल कम टू नो दैट आंसर इज A2 इक्वल टू A1 tan थीटा। सॉल्यूशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, जहां पर थीटा 30 डिग्री ये दिया है। सो ऑन सॉल्विंग इट, A2 इक्वल टू A1 tan 30 इज 1 by रूट 3, so final answer is A1 equal to A2। so both the answer are same। so it is very simple। आप कांटेक्ट सरफेस इनकी पहचानिए, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो कीजिए, कंपोनेंट लेने का खेल है साहब। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन इवन स्कूल नीट जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पुली इज आइडियल, स्ट्रिंग इज लाइट, F इज mg/2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2। इस बार आपको ना केवल एक्सेलरेशंस में रिलेशन पता करना पड़ेगा वाया कंस्ट्रेंट, बल्कि आपको इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और डेटा आपको दिया हुआ है। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप स्मॉल एम का FVD बनाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक बीच में से उठा रहा हूं तो
आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने एफबीडी वगैरह फोर्सेस वगैरह सब पढ़ ली होंगी, व्हाट इज वेट, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज टेंशन। हाउएवर जब मैं अपने सीरीज ऑफ लॉज ऑफ मोशन लेकर आऊंगा तब तो खैर बेसिक से आपको बताऊंगा। सो इस स्मॉल एम पे केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वन फोर्स इज दिस। सर ये फोर्स इस पे कहां लग रही है? बेटा पुली इसके साथ ही तो जुड़ी हुई है, तो जो पुली पे फोर्स लगेगी वो इस पे भी लगेगी। सेकंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय दिस स्मॉल ब्लॉक ऑन द लार्जर ब्लॉक। एनी अदर फोर्स ऑन स्मॉल एम? स्मॉल एम पे कोई भी और फोर्स नहीं है। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये वाली टेंशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, and let's say the acceleration is a. Now next is small m पे mg is downwards, this force f in the form of tension will be upwards। और एक नॉर्मल रिएक्शन जो स्मॉल m ने छोटे ब्लॉक ने बड़े ब्लॉक को दिया था वही बड़ा ब्लॉक छोटे ब्लॉक को भी देगा। एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो ये पक्की बात है कि स्मॉल m का एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a ही होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लेट्स से a डैश। सो नाउ वी हैव थ्री इक्वेशंस। पहली इक्वेशन बड़े वाले ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f माइनस n इक्वल टू एम ए। सेकेंड इक्वेशन स्मॉलर ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आई गेस आपको a डैश निकालने की जरूरत नहीं है थर्ड इक्वेशन की, क्योंकि उसने ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन पूछा है। सो ब्लॉक 2 के एक्सेलरेशन में अगर आपसे ब्लॉक 1 का पूछा होता तो आपको a डैश भी चाहिए होता, फिर आप इन दोनों का वेक्टर सम लेते तब जाकर आपको एक्सेलरेशन पता लगता। लेकिन ब्लॉक 2 के लिए तो इतने से काम चल जाएगा आपका। And on adding we get f equal to 2ma, a equal to f by 2a. Put f equal to whatever is given mg by 2, we will get a equal to g by 4. Answer is D. क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोगों को एक क्वेश्चन एक बार पॉज करके पूरा समझना पड़ेगा कि क्यों हमने a डैश कैलकुलेट नहीं किया। तीसरी क्वेश्चन लाने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपसे फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा होता तो आप मेरे को एक बार द क्वेश्चन इज फाइंड, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा What will be the answer? हम इसे relative नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी कर सकते हैं, नॉट रिलेटिव, आई एम सॉरी, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, बट उसमें स्यूडो फोर्स इंक्लूड होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आपको आता है वो आप उससे करके एक बार देखिएगा जरूर, बट आई एम लीविंग इट हियर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम शोन इन फिगर इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स लेफ्ट। ये एक्सेलरेशन ये आपको दिखाया गया यहाँ। Assuming all the surface to be frictionless, find the force on the sphere by inclined surface। आपको इस सरफेस के द्वारा, इंक्लाइन सरफेस के द्वारा स्फीयर पे कितनी फोर्स लग रही है ये बताना है। सो देखिए इस पर पहले फोर्सेस लगेंगी कितनी। अगेन मैं एफबीडी आप जानते हैं, मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 3 फोर्सेस लगेंगी। पहला, इस वर्टिकल वॉल की वजह से एक नॉर्मल आएगा ये वाला, दूसरा mg वेट ऑफ द बॉडी आएगा ही आएगा, और तीसरा एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से बनेगा ये वाला n1, और ये n1 ही हमें पता करना है। एक्सेलरेशन बिकॉज द स्फीयर इज मूविंग विद द सिस्टम ओनली, तो एक्सेलरेशन a ही आएगा इसका। अब आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मैं इसको n1 नाम दे रहा हूं नॉर्मल को, इस नॉर्मल को n2, और वेट mg है ही इसका। नाउ हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट। देखिए अपने को ये बात अच्छी तरह पता है कि हम जब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, सो दिस एंगल इज 30, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 30। देखो भाई ये वाला एंगल 30 तो ये वाला एंगल 60। एक बार फिर, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल 60 होगा। अब इसी को इस डायग्राम से भी देख लो बेटा, ये मैंने बना दिया सरफेस, ये सरफेस बन गई है। सरफेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ये ज्योमेट्री बेटा जी डिफिकल्ट होती है, आपको 2-4 बार खुद करनी पड़ेगी तब होगा आपसे। और ये एंगल 30, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाया, ये एंगल भी 30, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 60 क्योंकि ये नॉर्मल है। अब जब इतना समझ में आएगी आपको तब तो कंपोनेंट्स करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए अपने को। n1 का कंपोनेंट कीजिए, इस n1 का, n1 का इधर कंपोनेंट आएगा n1 cos 60, यहाँ पे n1 sin 60। इस n2 का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन और mg नीचे। सो एज एक्सेलरेशन इज गिवन, वी कैन राइट इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम होगा n1, y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं अभी, n1 sin 60 is mg, n1 sin 60 is mg, that means mg n1 equal to mg upon sin 60 which is √3/2, 2mg by √3, 2mg by √3 that means 1.15। सर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लगाई बेटा, फिर से हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपसे n2 पूछा होता, अगर आपको ये कहा होता कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द वर्टिकल सरफेस, तो फिर आप इसको n2 को और इसको सॉल्व करते, कौन सी इक्वेशन लिखते? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू वुड हैव रिटन एज n2 माइनस n1 cos 60 इक्वल टू ma। तो आपका होमवर्क है ये, आप फोर्स ऑन द स्फीयर बाय वर्टिकल सरफेस कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बार बार देखिए इसको, इतना आसान नहीं है कि एक बार में आप समझ पाए और उसको एग्जामिनेशन में कर भी पाए। आपको ये वाले केसेस बार बार देखने पड़ेंगे। सर कोई आसान तरीका नहीं है। आपको ये कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। एंड सेकेंडरी, आपको कंपोनेंट्स लेने, एंगल लेने, ज्योमेट्री लगानी आनी चाहिए। ये ज्योमेट्री ट्रिकी है, इस केस में ट्रिकी तो ज्योमेट्री ही है बस। Next question. In the arrangement shown, the wedge is smooth and has a mass m. Okay. Sphere has mass small m. System is released from rest from the position shown. There is no friction. Find the acceleration of the wedge and the contact force between the wall and the sphere. Now,
इस केस में आपने इस ब्लॉक को छोड़ दिया, वेज इज मूवेबल, देयर इज नो फ्रिक्शन। अब एक काम हमारा है कि हमें इनके एक्सेलरेशन फाइंड करने। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इज a1 डाउनवर्ड्स स्फीयर का एंड वेज का एक्सेलरेशन इज a2 लेफ्टवर्ड। आपको पता है कि स्फीयर केवल ऊपर नीचे मूव करेगा और वेज केवल लेफ्ट और राइट में मूव करेगा। नाउ एफबीडी बनाना अगर शुरू करें, वेज का एफबीडी में वन फोर्स विल बी एन, परपेंडिकुलर आएगी, कौन देगा? सर ये स्फीयर इसको देगा। किसी और फोर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वेज के लिए केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको इक्वेशंस लगानी है, तो ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं अपन स्फीयर की, क्योंकि स्फीयर ने वेज को नॉर्मल दिया तो वेज स्फीयर को भी एक नॉर्मल देगा, एक्शन रिएक्शन, एंड देयर इज वन फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि दो फोर्सेस लगेंगी इस स्फीयर पे। अब अगेन काम अपना यही है, ज्योमेट्री लगानी है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस वन विल बी 90 माइनस थीटा। गॉट इट? क्या आपको बात समझ में आई? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 माइनस थीटा आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको स्फीयर का एफबीडी बनाकर बताता हूं कंपोनेंट्स करने के बाद। mg n sin थीटा n cos थीटा, और एक्सेलरेशन इज a1 डाउनवर्ड्स। फॉर वेज इट इज n sin थीटा एंड एक्सेलरेशन इज a2 इन लेफ्ट डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के ना फोर्सेस ना एक्सेलरेशन शो कर रहा हूं मैं आपको वेज के लिए। नाउ द पॉइंट इज, आपके पास इक्वेशंस कितनी बनेगी? मैं आपको इक्वेशन बनाकर बताता हूं इस केस में, ध्यान से समझिए। पहली इक्वेशन, देयर इज वन मोर फोर्स जो वॉल से स्फीयर को मिलेगी, लेकिन वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। हमें स्फीयर को केवल वर्टिकल डायरेक्शन में और वेज को केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है। नाउ फॉर स्फीयर mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू ma1 एंड फॉर वेज n sin थीटा इक्वल टू कैपिटल M a2। सर दो इक्वेशंस हो गई, लेकिन वेरिएबल तीन है। आप देखिए a2 a1 और n। कौन सी इक्वेशन मिस कर रहे हैं? सर हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन मिस कर रहे हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। क्या रिलेशन होगा? रिलेशन ये होगा कि इस डायरेक्शन में इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे था a2, यहाँ था a1, ये काम पहले कर चुके हैं एक बार, और सरफेस का एंगल है थीटा हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी थीटा। सो इस डायरेक्शन में पहले a2 का कंपोनेंट बताइए, a2 sin थीटा। फिर इस डायरेक्शन में a1 का कंपोनेंट बताइए, a1 cos थीटा। क्योंकि इनके रिलेटिव एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होंगे, सो वी कैन राइट दैट a1 cos थीटा इक्वल टू a2 sin थीटा। सो किसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है अपने को? दोनों का। सो a2 इक्वल टू a1 बाय tan थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सारी इक्वेशंस है, 1 और 2 से रिप्लेस कीजिए। mg n sin थीटा की जगह n की जगह, यहाँ cos है, सो n की जगह आप लिखिए ma2 कैपिटल M a2 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू ma1, एंड a2 विल आल्सो बी रिटन एज a1 बाय tan थीटा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए। सॉल्विंग इट फर्दर, अब हमें केवल a1 चाहिए जो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, बाकी सारे वेरिएबल्स हटा दिए हमने। लेट्स चेक द आंसर। a1 हमने लिया है स्फीयर के एक्सेलरेशन को, सो इट शुड बी mg tan थीटा अपॉन m tan थीटा प्लस m cot थीटा। क्या यही बन रहा है? mg tan थीटा अपॉन m tan थीटा प्लस m cot थीटा। ऊपर नीचे tan थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए अगर आपको आंसर उस फॉर्मेट में लाना है तो। आंसर दिस इज ऑल्सो करेक्ट जो हमने पहले लिखा है, बट जिस फॉर्मेट में आंसर दिया है ऊपर नीचे tan थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट mg tan थीटा अपॉन m tan थीटा प्लस कैपिटल M। जब cot स्क्वायर थीटा एक tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो एक cot थीटा बच जाएगा। सो दिस इज द आंसर, और ये आंसर मैच कर गया हमारे पास जो आंसर शीट में दिया है उससे। अब आप दूसरा वाला इस इक्वेशन में पुट करके आसानी से निकाल पाएंगे। वेज का एक्सेलरेशन निकालिए और एक बार देखिए आपका आंसर आ रहा है नहीं। सो आज का लेक्चर वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे, इन क्वेश्चंस को खुद कर लेंगे, तो आई एश्योर यू कि आपको वेज कंस्ट्रेंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। सारे लेक्चर्स देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।